अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ का। और इस वाले लेक्चर के अंदर हमने वायरल डिजीज़ के बारे में पढ़ना है। वैसे वायरल डिजीज़ हमने सारे तो नहीं डिस्कस करने एक ही लेक्चर के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे तो बहुत सारे तो नहीं है, लेकिन है लाइक पोलियोमाइलिटिस है, कॉटन लीफ कर्ल डिजीज़ है, हर्पीस सिम्प्लेक्स है, हेपेटाइटिस के डिफरेंट टाइप्स डिस्कस किए हैं। हमने करना क्या है, हमने इस वाले लेक्चर के अंदर फोकस करना है हेपेटाइटिस पे। हेपेटाइटिस के बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है कि ये क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं एंड सो ऑन। और उसके बाद दूसरे लेक्चर में मैं बाकी आप लोगों के साथ डिसऑर्डर्स या डिजीज़ डिस्कस करूँगा। हेपेटाइटिस जल्दी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने हेपेटाइटिस के साथ लिखा है कि इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। ये जो हेपेटोसाइट लव्स है ना, हेपेटिक लव्स है, जिस तरह आप लोग बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम या हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक लव्स जब भी आता है तो इसको आप लोग लिवर के साथ एसोसिएट करेंगे। लिवर के सेल्स को हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। और आप लोग बोलेंगे कि जब भी लिवर का इन्फ्लेमेशन हो तो हम इसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। मैंने वैसे भी बोला है कि जब भी किसी लव्स के एंड पे आइटिस आता है तो आप लोगों ने उसको इन्फ्लेमेशन कंसिडर करना है। हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन है, जिस तरह ब्रोंकाइटिस, अपेंडिसाइटिस, जिंजिवाइटिस एंड सो ऑन, इन्फ्लेमेशन है सारे के सारे। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि हेपेटाइटिस नॉर्मली या तो आप लोग बोलेंगे कि वायरस की मदद से काज होता है या कोई ड्रग्स वगैरह की मदद से काज हो रहा होता है। असल में लिवर के मोर देन 500 फंक्शंस होते हैं, तो काफ़ी बिजी ऑर्गन है। काफ़ी बिजी ऑर्गन इस वजह से है क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस उसके अंदर साथ साथ चल रहे होते हैं। एक आप लोग पढ़ेंगे कि डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा होता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव कर रहा होता है। बैड केमिकल्स लिवर को अगर नुकसान पहुंचाए तो उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। तभी मैंने लिखा है कि टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स की वजह से भी काज होगा। हेपेटाइटिस के दो टाइप्स है। नॉर्मली हम डिस्कशन करते हैं ऑलमोस्ट हर डिज़ीज़ के डिसऑर्डर के आप लोग बोलते हैं कि दो टाइप्स होते हैं। इसमें से एक को हम नाम देते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस और दूसरा आप लोग बोलेंगे कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है। एक्यूट प्रॉब्लम मैंने आप लोगों के सामने कभी पहले भी जिक्र किया होगा। ऐसे प्रॉब्लम को हम बोलेंगे जो कि शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जल्दी जल्दी डेवलप्ड होते हैं और जल्दी जल्दी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। चूँकि ये शॉर्ट लिव्ड है तो इस वजह से अक्सर ये सिवियर होते हैं, कंट्रोल करना इसका थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इसी के साथ साथ जो क्रॉनिक प्रॉब्लम होते हैं आप लोग बोलेंगे कि ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, स्लो एंड ग्रेजुअल विद द पैसेज ऑफ टाइम आराम आराम से डेवलप हो रहे होते हैं। चूँकि आराम आराम से डेवलप होते हैं तो ये अक्सर लेस सिवियर होते हैं। ये बहुत जल्दी किसी पर्सन के लिए प्रॉब्लम नहीं काज कर रहे होते। वैसे ये आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है। जो रिमेनिंग मैंने बातें आप लोग के साथ करनी है हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, इन सारों की बातें हमने यहाँ पर इस टेबल के अंदर डिस्कस करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने हेपेटाइटिस ए के हवाले से याद रखना है। हेपेटाइटिस ए के हवाले से एक एमसीक्यूज़ आप लोग इंतहाई इम्पॉर्टेंट अपने साथ नोट करेंगे कि इसको हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बोलते हैं। और ये काज होता है कौन से वायरस की वजह से? HAV वायरस की वजह से, हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से। वैसे आप लोगों की बुक के अंदर तो ये नहीं लिखा, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस ए वायरस कौन सा वायरस होता है? RNA नॉन इन्वेलप्ड वायरस होता है। ये आप लोग की बुक में नहीं है तो बहुत ही कम चांसेस है कि पेपर में आ जाए, लेकिन चलो एटलीस्ट बाद में आप लोगों को एंट्री टेस्ट में फ़ायदा हो जाएगा। ये हेपेटाइटिस ए वायरस क्या काज करता है? हेपेटाइटिस ए काज करता है। और HAV जो है ये वायरस का नाम है, ये RNA नॉन इन्वेलप्ड वायरस होता है। कौन से एरिया में इन्फेक्शन काज करता है? तो आप सबको पता है नॉर्मली लिवर के अंदर इन्फेक्शन काज कर रहा होता है। और अगर इनके हिसाब से पूछा जाता है कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है HAV वायरस का, तो आप लोग बोलेंगे कि फीकल ओरल रूट होता है।
फीकल ओरल रूट, कौन से रूट को हम बोलेंगे? इसका मतलब हो गया कि एक बंदे के बॉडी में ये आते हैं वायरस कैसे? ओरली आते हैं। इसका मतलब वाटर के साथ आएंगे या फूड के साथ आएंगे, लेकिन आएंगे माउथ की मदद से, और फिर बॉडी से एक्सक्रीट होंगे फीसिस की मदद से, स्टूल की मदद से एक्सक्रीट होंगे, तो वहाँ पर किसी न किसी कंपोनेंट का हिस्सा बन जाएंगे। हेपेटाइटिस ए इतना ज़्यादा आप समझेंगे कि प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इस वजह से नहीं है क्योंकि इसके हमारे पास वैक्सीन्स अवेलेबल है। तो नॉर्मली हम इसको क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इसका हमारे पास कोई नहीं अवेलेबल। मेडिसिन्स वगैरह आप लोग बोलेंगे कि इसके अगेंस्ट अभी तक हमने कोई नहीं बनाए। सो इसमें से जो पॉइंट आएगा पेपर के अंदर, ज़रूरी बात यही है, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस वाला पॉइंट आएगा, और दूसरा ये आ सकता है ट्रांसमिशन, और तीसरा इसके वैक्सीन्स अवेलेबल है या नहीं है, ये पेपर में आ सकता है। सो ये है हेपेटाइटिस ए के हवाले से। जो हेपेटाइटिस बी है वो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है। हेपेटाइटिस बी के बारे में आप लोग बोलेंगे, इनको हम ही सीरम हेपेटाइटिस बोलते हैं। पहली बात तो आप लोग ये याद रखेंगे। और जिस वायरस की मदद से काज होता है वो है HBV वायरस। HBV हेपेटाइटिस बी वायरस होगा। ये आप लोग बोलेंगे डबल स्ट्रैंडेड एनवेलप्ड वायरस होता है। ये भी ज़रूरी है, इसके ऊपर आप लोग हाईलाइट करेंगे, ये पेपर में अक्सर आता है। डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होता है और एनवेलप्ड वायरस होता है। वो वाला RNA वायरस था, नॉन एनवेलप्ड वायरस था। प्रॉब्लम कहाँ काज हो रहा होता है? ये लिवर के अंदर प्रॉब्लम काज करता है। जिस तरह आप लोगों ने हेपेटाइटिस ए का पढ़ा कि फीकल ओरल रूट ट्रांसमिशन होता है, इसका HIV की तरह होता है। HIV की तरह ट्रांसमिशन कैसे होगा? सेक्सुअल कंटेक्ट की मदद से होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मदद से होगा, अगर हम सिरिंज वगैरह यूज़ करते हैं तो उसकी मदद से होगा। तो लाइक HIV मैंने शॉर्ट कर दिया है, लेकिन ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि ये पता हो सेक्सुअल कंटेक्ट की मदद से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सिरिंज, ब्लेड वगैरह की मदद से, एंड सो ऑन। हेपेटाइटिस बी के भी आप लोग बोलेंगे कि वैक्सीन्स अवेलेबल है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट आप लोगों ने हेपेटाइटिस बी के बारे में बोलना है कि हम इसको ट्रीट भी कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट में हम क्या यूज़ करेंगे? अल्फ़ा इंटरफेरॉन आप समझे कि हम यूज़ करेंगे। समझो ये इसके अगेंस्ट क्या है? मेडिसिन्स है। सिम्टम्स वैसे यहाँ पर मैंने इस टेबल के अंदर नहीं लिखे, आप लोग हेपेटाइटिस ए के सिम्टम्स बुक से याद कर लेंगे, वही नाज़िया, वोमिटिंग एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें आप लोग याद कर ले वहाँ से, और फिर हर जगह वही सिम्टम्स जो है वो लिखना शुरू कर दे, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। पेपर में जो आएगा यहाँ से सीरम हेपेटाइटिस पता होना चाहिए, ये वाला पार्ट आपको याद होना चाहिए, वैक्सीन इसके अवेलेबल है, और अल्फ़ा इंटरफेरॉन ड्रग्स हम यूज़ करते हैं। इसमें 4 पॉइंट्स आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ये पेपर में आ सकता है, स्पेशली सीरम हेपेटाइटिस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो तीसरा हेपेटाइटिस का टाइप है वो है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी को हम इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस बोलते हैं। सो इसको आप लोग हाईलाइट कर लिए, आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ये RNA इन्वेलप्ड वायरस की मदद से काज होता है। वो RNA नॉन इन्वेलप्ड वायरस था, ये RNA वायरस है और इन्वेलप्ड वायरस होता है। इसका जो ट्रांसफ्यूजन है वो उसका जो ट्रांसमिशन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ होगा। इसका मतलब सेक्सुअल कंटेक्ट वगैरह की मदद से नहीं होता, फीकल ओरल रूट की मदद से नहीं होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मदद से होता है। और ये सीरियस प्रॉब्लम है जो हेपेटाइटिस से नॉर्मली लोग डरते हैं। वो क्यों? क्योंकि इसके हमारे पास वैक्सीन्स नहीं अवेलेबल। क्योंकि वैक्सीन्स इसके नहीं अवेलेबल तो हम इसको फिर कंट्रोल भी नहीं कर पाते, हमारे लिए प्रॉब्लम होता है। पास्ट पेपर्स अगर आप लोग उठा के देख ले तो ये वाला आया है कि अल्फ़ा इंटरफेरॉन और राइबावायरिन जो ड्रग्स है या मेडिसिन्स है वो किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो आप लोग बोलेंगे कि हेपेटाइटिस सी को कंट्रोल करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। सो आप लोग इसमें ये बात याद रखिए, अल्फ़ा इंटरफेरॉन वैक्सीन आर नॉट अवेलेबल, ये तो बहुत ज़रूरी है। और बाकी इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस मेरे ख्याल में नहीं आएगा, RNA और इन्वेलप्ड वायरस वाली बात भी आप लोग नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं और हेपेटाइटिस डी के बारे में डिस्कशन करते हैं।
हेपेटाइटिस डी वाली डिस्कशन थोड़ी सी आसान है। पहली बात तो आप लोग ये नोट करेंगे कि हेपेटाइटिस डी किसी वायरस की मदद से नहीं कास होता, बल्कि वायराइड की मदद से कास होता है। एक बात तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात आप लोग याद रखेंगे कि ये वायराइड प्रॉब्लम तब क्रिएट कर सकता है किसी पर्सन के लिए जब आप लोग बोलेंगे कि ऑलरेडी उस पर्सन में क्या मौजूद हो, हेपेटाइटिस बी वायरस उनमें मौजूद हो। क्योंकि असल में ये वाला वायरस जो है ना, आप लोग बोलेंगे ये वाला जो वायराइड है ये ख़ुद प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकता, इनको प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए हेपेटाइटिस बी का इन्वेलप या उसका जो कैप्सिड होता है वो चाहिए होता है। तो वायराइड ये वाला तब प्रॉब्लम काज कर सकता है जब ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी वायरस बॉडी में मौजूद हो। अब चूंकि ये हेपेटाइटिस बी वायरस पे रिलाई कर रहा है, उनके कैप्सिड को, उनके इन्वेलप को यूज़ कर रहा है, तो इस वजह से आप लोग बोलेंगे कि जिस तरह हेपेटाइटिस बी का ट्रांसफ्यूजन होगा ऑलमोस्ट वैसे ही इसका भी ट्रांसफ्यूजन हो रहा होता है। उसमें भी आप लोग पढ़ रहे थे कि सेक्सुअल कांटेक्ट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और ये भी आप लोग डिस्कस करेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मदद से होगा। इसको हम नॉर्मली वायराइड को तो नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन अगर हम हेपेटाइटिस बी को कंट्रोल कर ले, वैक्सीन बना ले, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि इसके वैक्सीन्स अवेलेबल है। बाकी ट्रीटमेंट उनका अल्फ़ा इंटरफेरॉन है, तो ये भी है। तो हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट जो आप स्ट्रेटजी अपनाते हैं वो डी के अगेंस्ट भी हो जाएगी। सो इसमें वायराइड वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी वैसे ही है, बाकी पेपर में नहीं आएंगे, सो कोशिश कर ले ये याद हो। और लास्ट हमने जो टाइप डिस्कस करना है वो हेपेटाइटिस ई के हवाले से है। हेपेटाइटिस ई भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नॉन एनवेलप्ड वायरस होता है। इसका जो ट्रांसमिशन है वो बिल्कुल हेपेटाइटिस ए की तरह फीकल रूट है। इसके वैक्सीन्स नहीं है और इसका ट्रीटमेंट भी नहीं है। पेपर में ये नहीं आएगा क्योंकि हेपेटाइटिस ई इतना ज़्यादा आप समझे कि आम नहीं है, ये वैसी बस डिस्कवरी इनकी हुई है, कोई इतना ज़्यादा इसकी वजह से मसला नहीं कास होगा। ABCD बहुत ज़रूरी है। इसमें वायराइड वाली बात याद रखें, सीरम हेपेटाइटिस, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस वाली बात याद रखें, अल्फ़ा इंटरफेरॉन, राइबोवायरिन, ये बात याद रखें। वैक्सीन आप लोगों को पता हो। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा आसान करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा सी के वैक्सीन्स नहीं अवेलेबल, और बी जो है वो DNA वायरस है। बाकी अगर आप लोग देखेंगे ना, ये भी RNA वायरस है, ये भी RNA वायरस है, ये भी RNA वायरस है। तो दो बातें तो एटलीस्ट अभी के अभी आप लोग याद रखें। आप लोग बोले हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये कौन सा वायरस है, ये DNA वायरस है। और हेपेटाइटिस सी के आप लोग बोले कि वैक्सीन्स नहीं अवेलेबल। ठीक है, कुछ चीज़ें आप लोगों को अनइंटेंशनली याद हो गई है, उसकी टेंशन ना ले। वायराइड वाली बात आप लोगों को याद हो गई है क्योंकि पहले भी आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। और जब आप लोग बोलते हैं कि हेपेटाइटिस बी वायरस DNA वायरस है, तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता चल गया कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, ये सारे के सारे क्या है, हेपेटाइटिस ई, ये सारे RNA वायरसेस है। वो अल्टीमेटली आप लोगों को पता चल गया। आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी मेरी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो वो भी आप लोग ले, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर ले अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी जो डिसऑर्डर्स है या डिजीज़ है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेता हूँ। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।